हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आपका रिवीजन? और रिवीजन में कल हम लोगों ने जिस टॉपिक से कंप्लीट करा था, आज उसके बाद देखते हैं। आज जो टॉपिक हमारा है वो है गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कि यहाँ पर आप देखें, कल जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वहां पे देखा था कि ब्रीदिंग में या रेस्पिरेशन में कितनी स्टेप शामिल हैं। तो एक स्टेप उसमें क्या थी, O2 का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना। दूसरी स्टेप में क्या हो रहा था कि कैसे करके ऑक्सीजन जो है एल्वोलाई या कूपिका से कहाँ आएगी, रक्त में आएगी, और कैसे करके CO2 जो है वो रक्त से कहाँ जाएगी, कूपिकाओं में जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, गैसों का विनिमय होगा जो है ना, कि O2 को अंदर लिया जाएगा रक्त में और CO2 को रक्त से बाहर मुक्त किया जाएगा। इसी घटना को उन्होंने कहा है गैसों का विनिमय। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या देखने को मिल रहा है कि O2 अंदर आ रही है और CO2 जो है वो बाहर जा रही है। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है कि कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती है। देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि सिर्फ कूपिकाएं ही गैसों के विनिमय का स्थल है। कल एक शब्द आया था कूपिकाएं और उनसे संबंधित नलिकाएं। तो संबंधित जो नलिकाएं हैं वहां पर भी गैसों का विनिमय होता है, लेकिन प्राथमिक रूप से सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे तो कहां होता है, तब वो कूपिकाओं में होता है। इन्होंने प्राथमिक स्थल कहा है, इकलौता स्थल नहीं कहा है। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच, दूसरी बार नीचे भी होता है कि जब ये रक्त नीचे आएगा और नीचे हमारा क्या होगा, ऊतक या अंग होगा, तो एक बार विनिमय फिर से कहां होगा, रक्त और ऊतकों के बीच होगा। तो विनिमय कितनी बार हो रहा है, 2 बार। किस किस स्तर पर, एक कूपिकाओं के स्तर पर और दूसरा ऊतक के स्तर पर। कि इन स्थलों पर O2 और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रण प्रवणता के आधार पर कौन सी क्रिया द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा, सरल विसरण। आप जानते हैं कि विसरण की घटना तभी होती है जब सांद्र प्रवणता हो, सांद्रताओं में क्या हो, अंतर हो, एक उच्च सांद्रता हो और एक निम्न सांद्रता हो। गैसों की घुलनशीलता एक पॉइंट हो गया हमारा, है ना, इसको दिमाग में रखिए। के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई, ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तो कोई आपसे पूछे कि विसरण की जो घटना हो रही है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है, तो वो 2 चीजों पर निर्भर कर रही है। किस पर? गैसों की घुलनशीलता पर और विसरण झिल्ली की मोटाई पर। भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर ये डायग्राम जो अभी आपको बनाया, बहुत ही अच्छा डायग्राम है। सारा का सारा जो कुछ भी है वो इसी एक डायग्राम में जो है समाया हुआ है, इसलिए ये डायग्राम आप ध्यान से देखिएगा। कैसे कि वायुमंडल से जो वायु आ रही है, कूपिकाओं में पहुंचने के बाद हमने उसे क्या बोला, कूपकीय वायु बोला। और वायुमंडलीय वायु में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है वो ज्यादा होती है। यहां पे एक शब्द आता है आंशिक दाब। आंशिक दाब अंग्रेजी में इसे कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, इस शब्द का मतलब समझते हैं। सारा का सारा जो खेल है वो यही का है। अगर ये चीज हमें समझ में आ गई तो ये वाला डायग्राम आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है कि वायुमंडल में अगर आप देखें, जो वायु होती है वो बहुत सारी गैसों का क्या है, मिश्रण है, और उसका अपना एक पर्टिकुलर दाब है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, जैसे हम लोग जो है वातावरणीय दाब, जो 1 ATM या 760 mm ऑफ Hg होता है। अब 760 mm ऑफ Hg में किसी गैस का कितना योगदान है, वो कहलाता है उसका आंशिक दाब। जैसे हमने कहा कि हमारे पास उसी वायुमंडल में ऑक्सीजन भी मौजूद है, उसी वायुमंडल में CO2 भी मौजूद है, मतलब ऑक्सीजन भी उस दाब में कुछ योगदान दे रही होगी और CO2 भी उस दाब में कुछ योगदान दे रही होगी। जितना योगदान वो दे रहे होंगे वो उनका क्या कहलाएगा, आंशिक दाब कहलाएगा। जिसे ऑक्सीजन के लिए शो करते हैं PO2 से और CO2 के लिए शो करते हैं उसे PCO2 से। अब कूपिकाओं में पहुंचने पर वायुमंडलीय वायु का जो सांद्रता थी वो बदल चुकी होगी। कैसे? यहां पर जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब है वो कितना है, 104 mm ऑफ Hg, जबकि CO2 का
जो आंशिक दाब है वो कितना है 40 mm ऑफ Hg। और ये बात कहाँ की चल रही है, कूपिकाओं की चल रही है। कहाँ की बात हो रही है, कूपिकाओं की। और जो वायु सॉरी जो रक्त यहाँ पे आ रहा है, इस रक्त में जो PO2 है वो होता है 40 mm ऑफ Hg, और जो PCO2 है वो होता है 45 mm ऑफ Hg, है ना। जो सिराओं के जरिए आता है ना अशुद्ध रक्त, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, वो ज्यादा सही है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का आंशिक दाब कितना है 40 mm ऑफ Hg, और CO2 का आंशिक दाब कितना है 45। अब आप गौर से देखिए कि यहां पर कूपिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है 104 mm ऑफ Hg, और ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है 40। क्या आपको नहीं लग रहा कि दोनों के आंशिक दाब में अंतर है? इसे ही उन्होंने सांद्र प्रवणता कहा है। जब दोनों के आंशिक दाब में अंतर है तो सिंपल सी बात है, कहां से जाएगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो ऑक्सीजन कहां जाती है, आप एरो को देखें, ऑक्सीजन कूपिकाओं से कहां आ गई, रक्त में आ गई। तो जो रक्त हमारा डीऑक्सीजनेटेड था वो अब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। दूसरा देखें कि जो रक्त यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है उसमें CO2 का आंशिक दाब कितना है 45, और जो कूपिका में जो वायु भरी है वहां पर CO2 का आंशिक दाब कितना है 40। क्या आपको नहीं लग रहा कि CO2 के दाब प्रवणता में भी क्या है, अंतर है, उनके पार्शियल प्रेशर में भी क्या है, डिफरेंस है। लेकिन ज्यादा कहां है, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, कम कहां पर है, कूपिकाओं में। तो CO2 कहां चली जाएगी, कूपिकाओं में चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो आदान प्रदान हुआ वो किस वजह से हुआ, दोनों के पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस की वजह से हुआ। ये हो गया हमारा एक बार विनिमय, और हमने कहा विनिमय कितनी बार होता है, 2 बार। कहां कहां पे, एक बार कूपिकाओं के लेवल पर और एक बार अंग या ऊतक के लेवल पर। अब यहां पर क्या कंडीशन बन रही है, इसको भी देख लेते हैं कि जो रक्त यहां पर आ रहा है ऑक्सीजनेटेड वाला, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ऊतक तक पहुंचता है तब उसका आंशिक दाब ऑक्सीजन का कितना है 95, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 40। जबकि इसी अंग में अगर हम देखें ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है 40। आपको नहीं लग रहा दोनों में फिर से डिफरेंस है, यहां पर कितना है 95, यहां पर कितना है 40। तो ऑक्सीजन कहां चली जाएगी, ऊतक में या अंग में चली जाएगी। दूसरी तरफ आप CO2 में देखें कि यहां पर CO2 कितना है 45, और जो रक्त आया है उसमें कितना है 40। तो फिर से एक दाब प्रवणता बनी, लेकिन विपरीत दिशा में बनी, इसलिए CO2 कहां चली जाएगी, रक्त में चली जाएगी। तो विनिमय दूसरी बार हुआ। तो कितनी बार विनिमय हुआ, 2 बार, एक बार कूपिकाओं के स्तर पर और एक बार ऊतक या अंग के स्तर पर, है ना। यही चीज उन्होंने नीचे समझा दी है। देख लेते हैं एक बार क्या दिया है कि वायु कूपिका एक पॉइंट एवं शरीर ऊतकों के बीच दूसरा पॉइंट, गैसों का विनिमय जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त के साथ वहन का आरेखीय चित्रण उन्होंने दिया है कि गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब ये या भागीदारी, ये देखो यहां पे मिल गया कि ओवरऑल कितना होता है 760 mm ऑफ Hg, उसमें उस गैस का कितना योगदान है, इसे हम उसका क्या बोलते हैं आंशिक दाब। ये परिभाषा NCERT में दी हुई है, को उसका आंशिक दाब कहते हैं, और उसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः PO2 तथा PCO2 द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय वायु और दोनों विसरण स्थलों में इन दो गैसों के आंशिक दाब तालिका, एक तालिका नीचे दी हुई है उसमें देख लेते हैं क्या दर्शाया गया है। ये रहा, बहुत ही काम की चीज है ये आपके लिए। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डायग्राम में देखा कूपिकाओं में ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वो कितना था 104, किस चीज में दर्शाया गया है mm ऑफ Hg में दर्शाया गया है। और वही कूपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है 40, किसमें दर्शाया गया है mm ऑफ Hg में। ये सारे डाटा जो भी दिए गए वो सब किसमें दर्शाए गए mm ऑफ Hg में, यहां लिखा भी है उन्होंने, है ना, तो बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है अपन को। दूसरा अनऑक्सीकृत रक्त, अनऑक्सीकृत रक्त वो होता है जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी कैसा हो, कम हो। तो यहां पर दिख रहा है कि अनऑक्सीकृत रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है 40, जबकि अनऑक्सीकृत में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है 45। मतलब ऑक्सीजन कम है CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है इसलिए उसे क्या नाम दिया अनऑक्सीकृत।
दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ऑक्सीकृत रक्त। ऑक्सीकृत रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है, 95। ऑक्सीजन ज्यादा है इसलिए नाम क्या दिया गया है, ऑक्सीकृत दिया गया है। और इसी ऑक्सीकृत रक्त में CO2 कैसा है, कम है। जबकि आप ऊतक में देखें तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम है। क्यों कम है, क्योंकि ऑक्सीजन को वो इस्तेमाल कर लेता है। कल का लेक्चर आप याद कीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, C6H12O6 प्लस O2। तो आप देख रहे हैं कि जो ऊतक है वो इस ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन कैसा हो गया है, कम, इक्वल टू CO2 प्लस H2O। तो निर्माण किसका हो रहा है, CO2 का। CO2 का निर्माण कर रहा है इसलिए CO2 कैसी है, ज्यादा है। जबकि वातावरणीय वायु की बात करें तो यहां ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है, 159, और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है, सिर्फ 0.3 mm ऑफ Hg। ये इस तालिका में दर्शाया गया है। और इसी तालिका से लेकर वो आपसे कोई डाटा पूछ सकते हैं कि बताइए ऊतक में कितना है, कूपिका में कितना है, धमनी में कितना है, सिरा में कितना है। तो कंसेप्ट ऐसे लगाइएगा कि जिस भी जगह पे अनऑक्सीकृत रक्त हो तो ये वाला डाटा, और ऑक्सीकृत रक्त हो तो ये वाला डाटा। आगे चलते हैं हम लोग, क्या दिया गया है किस चीज पर। यहां पे आप देखें कि जो CO2 है, यहां पे ये वाला पैराग्राफ रह गया, इसको देख लेते हैं कि सारणी में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से कूपिकाओं से रक्त, सिंपल सी बात है कि गैस है, जो ऑक्सीजन है वो कहां से आ रही है, कूपिकाओं से रक्त में, और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्र प्रवणता का संकेत देते हैं। और इसी प्रकार CO2 के लिए कहां, विपरीत दिशा में, वहां पे उल्टा है। विपरीत दिशा में क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कहां आ रही है, कूपिकाओं से रक्त में, जबकि CO2 कहां जा रही है, रक्त से कूपिकाओं में। ऑक्सीजन कहां आ रही है, रक्त से ऊतकों में, CO2 कहां जा रही है, ऊतकों से रक्त में, मतलब कहां जा रही है, विपरीत। इसलिए ये शब्द लगाया गया है। तो ये शब्द कैसा है, इंपॉर्टेंट है। प्रवणता दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कूपिकाओं की तरफ। चूंकि CO2 की जो घुलनशीलता है वो O2 की तुलना में 20 से 25 गुना अधिक होती है। ये डाटा भी आप याद रखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने कहा था कि किसी भी गैस की विसरणशीलता किस पर डिपेंड करती है, उस गैस की घुलनशीलता पर। तो किसकी घुलनशीलता ज्यादा है, CO2 की घुलनशीलता ज्यादा है, तो उसकी विसरण क्षमता ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। अतः विसरण झिल्ली में से प्रति इकाई आंशिक दाब, ये मिल गया पॉइंट, के अंतर की विसरित होने वाली CO2 की मात्रा O2 की तुलना में बहुत अधिक होती है। विसरण झिल्लिका यहां पे बना के दिखाई गई है कि हमारे पास जो आदान प्रदान हो रहा है वो कहां हो रहा है, वो हो रहा है कूपिका और किसमें, रक्त वाहिका में। यहाँ पे रक्त कोशिका लिखा है, ये कोशिका नहीं है, एक्चुअली में ये केशिका है ना। तो जो आदान प्रदान हो रहा है वो किसमें, कूपिका और रक्त केशिका के बीच में हो रहा है। तो दो चीजें तो दिख रही हैं, एक दिखेगी क्या, कूपिकाओं की झिल्ली, ये दिख रही है, और दूसरी दिखेगी क्या, रक्त केशिका की झिल्ली, ये रही। तो दो परतें हो गई, और उन दोनों के बीच भरा हुआ है जो यहाँ पे लिखा है आधारीय तत्व, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर। तो कितनी परतें दिखाई दी, तीन। कौन कौन सी, यो यहाँ पे लिखा है कूपिका भित्ति की सल्की उपकला एक, आधारीय तत्व दो, और तीसरी कौन सी है हमारी, रक्त केशिका की अंतःकला, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो इन तीनों चीजों से मिलकर बनती है हमारी क्या, विसरण झिल्ली, है ना। देखते हैं क्या क्या है कि विसरण झिल्ली मुख्य रूप से यहां पे लिखा भी है तीन स्तरों की बनी होती है। वो डायग्राम याद रखिएगा, कभी कभार वो एग्जैक्ट इसी डायग्राम को उठा लेते हैं और लेबलिंग पूछते हैं कि बताइए कौन सी संरचना कौन सी है। तो यहां पर जो आपको दिख रहा है कि ये क्या है, कूपिका, तो ये कूपिकाओं की क्या हो गई, सल्की उपकला, फ्लैट सेल्स है, स्क्वामस एपिथेलियम। ये क्या है, रक्त केशिकाओं की एंडोथेलियम, और ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन कौन सा है, अर्थात कूपिकाओं की पतली सल्की उपकला, ये मिल गया, है ना, स्क्वामस एपिथेलियम। कूपिकाओं की, ये कोशिकाओं फिर से गलत है, ये कोशिकाओं नहीं केशिकाएं हैं, कि अंतःकला और उनके बीच स्थित क्या, आधारीय तत्व। तो टोटल कितने चीजें मिल रही हैं, तीन, जो कि पतली आधारी झिल्ली की बनी होती है, तथा सहायक सल्की उपकला, आधारीय झिल्लिका और रक्त, फिर से वही कोशिका यानी केशिकाएं हैं,
कि अंतःकला की एकल परत द्वारा घिरी रहती है, फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 mm से बहुत ही कम होती है। सुनने में क्या लग रहा है कि 3 परतें हैं, तो मोटाई कैसी है, ज्यादा है, लेकिन एनसीईआरटी ने यह बिल्कुल स्पष्ट करके कहा है कि भले ही वो 3 परतों में दिखाई दे रही, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम होती है। इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक O2 के कहां से, कूपिकाओं से ऊतकों और CO2 के ऊतकों से कूपिकाओं में विसरण के लिए क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। देखिए कल हम लोगों ने डिस्कशन जो किया था कि टोटल कितनी घटनाएं हैं, 5। एक क्या है, गैसों का अंदर आना, गैसों का बाहर जाना, O2 का अंदर आना, CO2 का बाहर जाना। दूसरा गैसों का विनिमय, जो अभी हमने पढ़ा, कहां कहां पे, एक कूपिका के स्तर पर और दूसरा ऊतकों के स्तर पर। और एक होता है गैसों का परिवहन, कि कैसे करके गैसें जो हैं वो कूपिकाओं से लेकर ऊतकों तक पहुंचे। तो अगला जो पॉइंट हमारे पास है वो है गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। आखिर गैसें कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, इसको जरा सुन लेते हैं कि हमारे पास कितने तरीके हैं जिनके जरिए गैसें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। सवाल यह है कि हमारे पास गैसें कितने काम की, हमारे पास 2 काम की गैसें, एक है ऑक्सीजन और एक है CO2। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। एक होती है हीमोग्लोबिन से जुड़कर, और दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं कि गैसें जल में घुलनशील होती हैं और हमारे प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है, जल ही होता है। तो दूसरा होता है प्लाज्मा में घुलकर, जल में हीमोग्लोबिन से जुड़कर और प्लाज्मा में घुलकर। बात आई कि कितने तरीकों से ये ट्रांसपोर्ट हो पा रहे हैं, तो 97% जो होता है वो कैसे है, हीमोग्लोबिन से जुड़कर, और 3% है वो कैसे है, प्लाज्मा में घुलकर। जबकि आप अगर CO2 की बात करें तो CO2 जो है, ये तो बात होगी किसकी, O2 की। CO2 जो है वो 3 तरीकों से ट्रांसपोर्ट होती है। एक, जैसा कि इन्होंने कहा, हीमोग्लोबिन से जुड़कर, और हीमोग्लोबिन से जुड़कर वो ट्रांसपोर्ट होती है कितना परसेंट, 20 से 25%। ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है, अभी मिल जाएगा आपको, ये काम के पॉइंट है इसलिए ऐसे पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। दूसरा, जैसा वो है वैसा ये है, प्लाज्मा में घुलकर। ये होता है 7%, और बाकी का जो बच गया लगभग 70% वो कैसे है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ये होता है कितना, लगभग 70%। तो कितने तरीकों से ट्रांसपोर्ट हो रही है, 3 तरीकों से। जबकि ऑक्सीजन कितने तरीकों से ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये हो रही है 2 तरीकों से। ये डाटा है, अभी आपको मिल जाएंगे, एक बार देख लेते हैं क्या कैसा है। अगर आप इनमें देखें तो जो एनसीईआरटी ने लिखा है हम उन्हीं का जिक्र करेंगे कि यहां पर रक्त में कि O2 और CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है, O2 और CO2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। लगभग 97% जो ऑक्सीजन है का परिवहन, 97% क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन कैसे हो रहा है, तो 97% ऑक्सीजन का परिवहन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हीमोग्लोबिन से जुड़कर हो रहा है। रक्त में लाल रक्त कणिकाएं, कौन सा, लाल रक्त कणिकाएं जो है द्वारा होता है। शेष 3% कैसे है, O2 का प्लाज्मा के द्वारा घुल्य अवस्था में, वो लिखा अपन ने कि जो 97% है वो कैसे है, 97% हीमोग्लोबिन से जुड़कर है, और 3% कैसे है, 3% जो है वहां पर प्लाज्मा में घुलकर है। जबकि लगभग अगर हम इसकी बात करें 20 से 25%, ये लिखा मिल गया, 20 से 25% CO2 का परिवहन कैसे हो रहा है, लाल रक्त कणिकाओं द्वारा। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं में ही क्या देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, द्वारा होता है। जबकि 70% का बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, और लगभग 7%, इन्होंने एग्जैक्ट नहीं बोला, लगभग 7% CO2 प्लाज्मा द्वारा घुल्य अवस्था में होता है।
तो जो उन्होंने ऐसे करके पूरे एक पैराग्राफ में दे दिया, हम लोगों ने सीधे लिख लिया, थोड़ा याद रखने में आसानी पड़ जाती है। नेक्स्ट चीज हम लोग देखें, हमें क्या दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट में उन्होंने एक ग्राफ बना के दिया है, जो है ना, क्या बना के दिया है, ग्राफ बना के दिया है। इस ग्राफ को देखते हैं क्या कहना पड़ रहा है इस ग्राफ का। ऑक्सीजन का परिवहन, फिर से रिपीट करते हैं इस चीज को, कि हीमोग्लोबिन, यहां बाकायदा लिखा हुआ है, आरबीसी में स्थित एक लाल रंग का लोहयुक्त मतलब इसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है। लोहयुक्त वर्णक है हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय है। सवाल यह है कि उत्क्रमणीय क्यों लिखे दिया इन्होंने। देखिए हो क्या रहा है कि जब हम कूपिकाओं की बात कर रहे हैं तो कूपिकाओं से रक्त कहां आ रहा है, ऊतकों तक आ रहा है, और कूपिकाओं से जब रक्त आ रहा है तब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ रही है, और ऊतकों में आने के बाद क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो रही है। एक तरफ जुड़ रही है, एक तरफ अलग हो रही है, मतलब क्रिया कैसी हो रही है, उल्टी हो रही है, जुड़ भी रही है और अलग भी हो रही है। इसलिए शब्द क्या लिखा है इन्होंने, रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय ढंग से बनकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन करता है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है तब उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है, का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु, ये डाटा आप याद रखिएगा, अधिकतम 4 O2 अणुओं का। यहां पर घुमाने के लिए कभी कभार ऐसे अणुओं की जगह वो परमाणु लिख देते हैं कि बताइए एक हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के कितने परमाणु जुड़ते हैं, तो ऑक्सीजन O2 बनाता है। तो अगर अणु 4 हैं तो परमाणु कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो बच्चे कभी कभार पूछने आते हैं कि सर आप तो बताए थे कि इसका आंसर 4 है, लेकिन यहाँ पे तो 8 दिया है। तो सिर्फ शब्दों का फेर है और कुछ भी नहीं है। अगर वो अणुओं का जिक्र करें तो हम बोलेंगे एक हीमोग्लोबिन के अणु से कितने ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं, 4, और अगर परमाणुओं का बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर किसके, O2 के आंशिक दाब। देखिए कैसे, कहां से आई ये बात, जरा फिर से रिपीट करते हैं इस चीज को। यहां पे अगर आप देखें, जो डायग्राम यहां पे एनसीईआरटी ने दिया था ये वाला, कि यहां पर आप देखें कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब कैसा है, ज्यादा है, और ऑक्सीजन के इसी आंशिक दाब की वजह से ही यहां पर ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ गई और क्या बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। जबकि यहां पर जाकर के उसी ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन अलग हो गई। तो वहां पर जुड़ने, दो सवाल आएंगे, एक जुड़ने पर किसका प्रभाव है, तो वहां पर जुड़ने का खुद के ऑक्सीजन के आंशिक दाब का प्रभाव है। दूसरा कि यहां वो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से अलग हो रही है, तो अलग होने पर किसका प्रभाव है, तो CO2 का प्रभाव है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अगर जुड़ने का पूछे तो खुद का आंशिक दाब जिम्मेदार है, और अलग होने का पूछे तो दूसरी वाली गैस जिम्मेदार है। तो जुड़ने के लिए ऑक्सीजन का आंशिक दाब जिम्मेदार है और वियोजन के लिए CO2 जिम्मेदार है। यही बात अप्लाई होती है CO2 पे, कि यहां पर आप देखें कि ऊतकों में क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन से CO2 जुड़ रही है। तो जुड़ने के लिए क्या जिम्मेदार है, CO2 का खुद का आंशिक दाब। जबकि यहां पर CO2 क्या हो रही है, वियोजित हो रही है। तो वियोजन में कि कौन जिम्मेदार है, तो वियोजन में कौन जिम्मेदार है, वियोजन में जो है दूसरी गैस। और दूसरी गैस कौन है हमारे पास, दूसरी गैस है हमारे पास कौन, दूसरी गैस है ऑक्सीजन। तो अगर जुड़ने के लिए बात करें कि भाई वहां पर कौन जो है वो उसके जुड़ने के लिए जिम्मेदार है, तो उसका खुद का आंशिक दाब। जबकि वियोजन की बात करें तो वियोजन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वियोजन के लिए दूसरी गैस जिम्मेदार है। इसी चीज को यहां पर उन्होंने दिखा दिया है। ये देखिए, यहां पर क्या दिख रहा है, जरा पढ़ेंगे कि बंधना किसका, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर O2 के आंशिक दाब से संबंधित है। जुड़ना किससे संबंधित है, खुद के आंशिक दाब से। और CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और तापक्रम, कुछ अन्य कारक हैं जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। मतलब वियोजन के लिए जिम्मेदार कौन है, ये तीनों है? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष, तो एक तरफ उन्होंने लिया है क्या, PO2, और एक तरफ क्या लिया उन्होंने, ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन का संतृप्त प्रतिशत लिया है, के सापेक्ष आलेखित करने पर एक सिग्मोइड वक्र प्राप्त होता है। जिसे वक्र को वियोजन वक्र कहा जाता है। हीमोग्लोबिन से O2 बंधन को प्रभावित करने वाले कारक जो यहां पर थे, ये वाले,
कहां गए? CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और तापक्रम। कौन कौन है वही उन्होंने लिख दिया है कि PCO2 ये हो गया CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और तापक्रम आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायता होता है। कूपिकाओं की बात कर रहे हैं कि कूपिकाओं में क्या क्या कंडीशन थी, ये वक्र आप याद रखिएगा, इसका शेप पूछ लेते हैं। कूपिकाओं में जहां उच्च PO2 ज्यादा है इसलिए जुड़ रहा है, निम्न PCO2 कितना था? सिर्फ 40 mm ऑफ Hg था। हाइड्रोजन सांद्रता कैसी है? कम है। तापमान कैसा है? कम है। ये सारे के सारे ऐसे घटक हैं जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के जुड़ने को प्रमोट करते हैं। इसी वजह से कूपिकाओं में जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। देखिए, निम्न तापक्रम होता है वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ये सभी घटक कैसे होते हैं? अनुकूल होते हैं। मिल गया पॉइंट आपको? ये सारे के सारे कैसे घटक हैं? ये सारे के सारे ऐसे घटक हैं जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के जुड़ने को प्रमोट कर रहे हैं। जबकि ऊतकों की बात करें वहां चीजें सारी उल्टी हैं, इसीलिए वहां पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कैसा हो जाता है? अलग हो जाता है। क्या क्या देखने को मिला हमें ऊतकों में? वहां पर PO2 कैसा था? कम था। सिर्फ कितना था? 40 mm ऑफ Hg। PCO2 कैसा था? ज्यादा था। कितना था? 45 mm ऑफ Hg। उच्च हाइड्रोजन आयन सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थितियां ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होती हैं। इससे स्पष्ट है कि O2 हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बंधता है और ऊतकों में क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है ना? प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शारीरिक क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को 5 ml O2 प्रदान करता है। देखिए यहां पे दो शब्द आते हैं। एक सवाल यह आता है कि 100 ml रक्त जो होता है वो कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, लेके जाता है ना? तब उसका आंसर आता है कितना? 20 ml। अब बच्चों के दिमाग में क्या है कि एनसीईआरटी में 5 दिया है, लेकिन कभी कभार बुक्स लगाते हैं तो वहां पे आंसर 20 दिया है। तो सही चीज क्या है बताते हैं। यहां पर अगर ये पूछे कि कितना ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर रहा है तो आंसर आता है 20 ml। और यहां पर उन्होंने कैरी नहीं लिया, वहां पे शब्द क्या है कि 100 ml रक्त जब वो ऊतकों तक पहुंचेगा तो वहां पर 20 ml में से कितना ऑक्सीजन उसने प्रदान कर दिया। यहां पे शब्द आएगा कैरी और यहां पे शब्द आएगा डिलीवर, कि कितना ऑक्सीजन उसने डिलीवर करा। तब आंसर आता है 5 ml। लेके कितना गया? 20, और उसमें से दे कितना दिया उसने? 5 ml। दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों डाटा अलग अलग हैं। एक कैरी करने के लिए है और दूसरा डिलीवर करने के लिए है। एक में वो लेके जा रहा है कितना? 20 ml, और दे कितना रहा है उसमें से? 5 ml। दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे करके ट्रांसपोर्ट हो रही है। थोड़ी देर पहले हमने इस चीज को जिक्र करा था कि कार्बन डाइऑक्साइड वो 3 रूपों में जा रही है। एक कैसे? हीमोग्लोबिन से जुड़कर, दूसरा कैसे? प्लाज्मा में घुलकर, और तीसरा कैसे? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। अब यहां पे क्या कह दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कितना? 20 से 25 ये लिखा है के रूप में वहन की जाती है। यह बंधनीयता किसके? फिर से वही बात आ जाती है कि किसी चीज का हीमोग्लोबिन से बंधना उसके खुद के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर, हीमोग्लोबिन से CO2 का जुड़ना CO2 के आंशिक दाब पर, वियोजन होना वो दूसरी गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। CO2 के आंशिक दाब से संबंधित होती है PO2, ये मिल गया पॉइंट। वियोजन, अगर PO2 की बात कर रहे हैं मतलब क्या होगा? वियोजन। इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ऊतकों में क्या हो रहा है? ऊतकों में उच्च PCO2 है, CO2 कैसी है? ज्यादा, इसलिए ऊतकों में CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ पा रहा है। और निम्न PCO2 की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है। जबकि कूपिकाओं में क्या हो रहा है? जहां PCO2 कैसा है? कम है, सिर्फ कितना है? 40। PO2 कैसा है? उच्च है, कितना है? 104 mm ऑफ Hg। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से CO2 का वियोजन होने लगता है, अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बंधित CO2 कूपिकाओं में क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। यहां पर एक एंजाइम का भी जिक्र है जिसका नाम है कार्बनिक एनहाइड्रेज।
सुनिएगा क्या होता है। हमने दो तरीके तो देख लिए, एक प्लाज्मा में घुलकर और एक हीमोग्लोबिन से जुड़कर, तीसरा रह गया। तीसरा जो है वो कैसे हो पा रहा है कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक ऊतक है और ये हमारे पास मान लो कोई एक रक्त वाहिका है। काम की बात करेंगे, एक्स्ट्रा की बातें नहीं करेंगे। यहां से बोले रक्त वाहिका है, कैसे मान लें, तो यहां पे हमने मान लिया ये हमारे पास क्या है, आरबीसी। यहां से CO2 कहां पे आई, अंदर आई, और आप जानते हो CO2 अंदर आई है और आरबीसी के अंदर उसका द्रव भी होगा, पानी भी होगा उसमें, भाई साइटोप्लाज्म तो होगा ना, उसमें क्या है H2O। ये H2O से CO2 जुड़ जाती है और बनता है कार्बनिक अम्ल H2CO3, ठीक है। और ये H2CO3 बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में, ठीक है। और यही बाइकार्बोनेट आयन कहाँ आ जाता है, बाहर, और ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है किस रूप में, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। यही चीज यहाँ पे इन्होंने दे दी है कि CO2 और H2O, तो H2O कहाँ पे आया, आरबीसी के अंदर का आया। एंजाइम लगा कौन सा, कार्बनिक एनहाइड्रेज, क्या बन गया, H2CO3 बन गया, बना। और ये H2CO3 क्या हो गया, टूट गया, HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो किस रूप में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसमें आप देखें तो उन्होंने एरो दोनों तरफ लगाए, मतलब ये प्रोसेस भी कैसी है, रिवर्सिबल है। अगर आप देखें तो जो चीज यहां टूट रही है ऊतकों के लेवल पर, यही चीज उल्टी हो जाएगी किसमें, कोशिकाओं के लेवल पर। कि यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि ऊतकों में अपचय के कारण, किसमें, ऊतकों में अपचय के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 रक्त कहां पे, आरबीसी और प्लाज्मा में विसरित होती है और बाइकार्बोनेट और क्या बनाती है, हाइड्रोजन आयन बनाती है। कोशिकाओं में PCO2 कम होने के कारण, जानते हैं कितना है, सिर्फ 40 mm ऑफ Hg। प्रतिक्रिया की दिशा कैसी हो जाती है, विपरीत हो जाती है, जिससे क्या बनते हैं, CO2 और H2O बनते हैं, और CO2 कहां है, कोशिकाओं में मुक्त हो जाती है और कोशिकाओं से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित, ट्रैप की गई और कोशिकाओं तक परिवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। प्रति 100 ml विऑक्सीजनित रक्त द्वारा कोशिकाओं को लगभग 4 ml, फिर से वही शब्द याद आ गया, थोड़ी देर पहले भी अपन ने यही कहा था, एक तरफ शब्द है क्या, कैरी, और एक तरफ शब्द है क्या, डिलीवर। तो यहां पर क्या लिखा है, मुक्त होती है, मतलब यहां पे किस शब्द की बात कर रहे हैं, डिलीवर शब्द की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कितना डिलीवर किया जाता है, सिर्फ 4 ml CO2 को डिलीवर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं हमारे पास श्वसन का नियमन। देखिए आप जानते हैं कि शरीर में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं उनका नियमन दो तरीके से होता है, एक तंत्रिकीय नियमन और दूसरा हमारे पास होता है हार्मोनल नियंत्रण। यहाँ पे एनसीईआरटी किन किन चीजों का जिक्र कर रही है, पहले उस पर बात कर लेते हैं कि मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन बाकायदा लिखा है कहां पे, तंत्र द्वारा संपन्न होता है मस्तिष्क के। अगर हम पश्च मस्तिष्क की बात करें तो उसमें एक क्षेत्र होता है जिसका नाम होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। यहां पर सिर्फ इन्होंने मेडुला ही शब्द इस्तेमाल किया है। मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र, अंग्रेजी में से कहा जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ना, श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी है। अगर कोई आपसे सीधे सीधे पूछे कि बताइए श्वसन के लिए नियमन का केंद्र कहां है, तो हमारा पहला आंसर आता है मेडुला ऑब्लंगेटा। लेकिन वहां पे उन्होंने एक शब्द का जिक्र और करा है, मस्तिष्क के पोन्स, पूरा नाम होता है पोन्स वेरोलाई क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है जिसे श्वास प्रभावी या श्वास अनुचन या न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए इकलौता क्वेश्चन यही आता है कि पोन्स में क्या है, तो पोन्स में क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। कहते हैं जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयत या सुधार सकता है। इस केंद्र के तंत्र का संकेत
अंतः श्वसन की अवधि को कम करके। अगर अंतः श्वसन की अवधि कम हो जाएगी तो सिंपल सी बात है उसकी दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कम करके और इस प्रकार श्वसन दर को परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास एक रसायन संवेदी केंद्र होता है, इसको सुनेंगे, कीमोसेंसिटिव एरिया। हमारा जो श्वसन लय केंद्र या जो भी चीजें हैं वो संवेदी है किसके लिए, CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए। ऑक्सीजन का उसमें कोई रोल नहीं है। हमारी पहली डिमांड क्या है, हमें जो CO2 का निर्माण हो रहा है उसे क्या किया जाए, बाहर किया जाए। फिर लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है, जो कहां बाकायदा मेंशन किया है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑक्सीजन का रोल बिल्कुल भी नहीं है, ये शब्द एनसीईआरटी ने इस्तेमाल भी करा है। जो है इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सके। महाधमनी चाप, आखिर ये संकेत भेजे कहां से गए, तो महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी, डबल इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि आखिर उन्हें पता कैसे चला कि CO2 बढ़ गया है, ये संकेत भेजे किसने, कहां से आए हैं ये संकेत, तो ये संकेत आए हैं महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी से। जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी CO2 और हाइड्रोजन आयन सांद्रता के परिवर्तन की पहचान कर सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्रवाई हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। और ये जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कहा, फिर से रिपीट हो गया कि श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है, ऑक्सीजन का रोल इसमें नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कुछ बीमारियां यहां पे दी गई हैं, एक एक करके इन बीमारियों को देखते हैं। ये एज इट इज सीधे सीधे डेफिनेशन वहां से उठाई जाएगी और पूछ जाएगा बताइए ये परिभाषा किसकी है, किस बीमारी के ये लक्षण हैं। पहली उन्होंने दी है दमा या अस्थमा, कि श्वसनी ब्रोंकाई और श्वसनिका ब्रोंक्यूल की शोथ के कारण श्वासन के समय घरघराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। यहां पे क्या होता है, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने की वजह से जितना सांस हमें लेनी चाहिए हम उतनी सांस नहीं ले पाते हैं। ये क्या है, दमा है, या जिसे आम भाषा में हम क्या बोल देते हैं, अस्थमा। नेक्स्ट है श्वसनीय शोथ, ब्रोंकाइटिस। देखिए आइटिस शब्द का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन, और आगे उन्होंने क्या लगाया है, ब्रोंकाई, तो मतलब क्या हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का क्या, शोथ। यह श्वसनी की शोथ है, जिसके विशेष लक्षण क्या है, श्वसनी में सूजन तथा जलन होना, जिससे लगातार क्या होती है, खांसी होती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है एम्फाइसीमा, इसको सुनिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, स्टार लगाइएगा, इसके बारे में पूछते हैं। ये स्मोकिंग से होने वाला डिसऑर्डर है, एक चिरकालिक रोग है, ऐसा एनसीईआरटी लिखा है। अब इस चिरकालिक शब्द का मतलब क्या है, चिरकालिक शब्द का मतलब होता है कि इस रोग को होने में बहुत लंबा वक्त लगता है। नॉर्मली इसमें लिखा भी है कि ये सिगरेट स्मोकिंग से होता है या स्मोकिंग से होता है, तो ऐसा नहीं है कि आज अगर हमने लोगों ने सिगरेट पीना स्टार्ट किया है तो एक हफ्ते बाद ही ये एम्फाइसीमा हो जाए, इसको होने में सालों लग जाते हैं। इसलिए शब्द क्या इस्तेमाल किया है, चिरकालिक। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है क्रॉनिक, ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है ना, कि यह एक चिरकालिक रोग है जिसमें कूपिकाओं की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। समझेंगे जरा, कि जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास कूपिकाएं हैं, बहुत सारी कूपिकाओं के अंदर बीच में क्या बनी है, ये भित्तियां बनी हुई हैं, और इसमें क्या होता है कि इनके बीच की जो भित्तियां हैं ये क्या हो जाती हैं, ये गायब हो जाती हैं। जैसे आप ऐसा मान के चले कि ये क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। गायब होने से क्या होता है, इनका सरफेस एरिया, जो सतही क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है, घट जाता है ना। अब सतही क्षेत्रफल घट जाएगा तो सिंपल सी बात है, जो हमारी श्वसन की क्षमता है वो कम हो जाएगी, जिससे गैस विनिमय सतह क्या हो जाती है, घट जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में से एक है। लास्ट हमारे पास क्या है, व्यावसायिक श्वसन रोग, ऐसे रोग जो हमारे किस पर डिपेंड करते हैं, व्यवसाय पर। कि कुछ उद्योगों में, विशेषकर कहां, जहां पत्थर की घिसाई पिसाई या तोड़ने का कार्य होता है, वहां इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाती।
कि मान लीजिए हमें ऐसी जगह काम कर रहा है जहां पर पत्थरों की घिसाई हो रही है, तो वहां पर डस्ट पार्टिकल, धूल के कण और जो पत्थरों की घिसाई हो रही है उनके पार्टिकल हमारे श्वसन तंत्र में जाएंगे, तो हमारा श्वसन तंत्र उसके लिए क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, जो लिखा है नीचे। कि दीर्घकालीन, फिर से वही क्रॉनिक शब्द आ गया कि समय कैसा हो गया, ज्यादा, एक दिन में ऐसा नहीं होगा, दीर्घकालीन प्रभावन शोथ उत्पन्न कर सकता है, जिससे रेशमयता, रेशमयता का मतलब होता है फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस का मतलब होता है बॉडी वहां पर फाइबर का डिपोजिशन बढ़ा देती है। रेशीय ऊतकों की प्रचुरता होती है, जिससे फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को मुखावरण का, मुखावरण मतलब फेस मास्क, फेस मास्क का उपयोग करना चाहिए, है ना। यहां पे जाके कंप्लीट होता है हमारा क्या, रेस्पिरेशन। लेकिन यहां पे हम लोग सारांश भी देखेंगे, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन वहां से भी आ जाता है। देखते हैं क्या लिखा है कि कोशिकाएं अपापचयी क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारी पहली लाइन ही यहीं से शुरू हुई थी, C6H12O6 प्लस O2, तो इन्होंने इस्तेमाल क्या किया है, ऑक्सीजन का, तथा ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न करती है। निर्माण किसका हो रहा था, CO2 और H2O का। H2O मतलब पानी, वो तो हमारे काम का हो गया, लेकिन CO2 क्या, हमारे लिए कोई ज्यादा काम की नहीं है। प्राणियों में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर करने के लिए कई तरह की क्रियाविधि विकसित है, और जिनमें हमारे पास इस क्रिया के लिए एक पूर्ण विकसित श्वसन तंत्र है, जिसके अंतर्गत दो फेफड़े और इनसे जुड़े वायु मार्ग हैं। श्वसन का पहला चरण क्या है, श्वासन, ब्रीदिंग, या वेंटिलेशन भी अपन ने कहा था, श्वासोच्छ्वास, जहां पे हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और CO2 को बाहर छोड़ेंगे, जिसमें वायुमंडलीय वायु कूपिकाओं में ली जाती है, ये हो गया हमारा अंतः श्वसन, और कूपिकाओं से वायु को बाहर किया जाता है, ये हो गया हमारा नेह श्वसन। एक हो गया इंस्पायरेशन, एक हो गया एक्सपायरेशन। ऑक्सीजनित रहित रक्त और कूपिकाओं के बीच O2 और CO2 का क्या हो रहा है, विनिमय, ये होगी हमारी अगली स्टेप, एक्सचेंज। इन गैसों का रक्त द्वारा पूरे शरीर में परिवहन, ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विनिमय, ये हो गया चौथा पॉइंट। और कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग, जिसे हमने नाम दिया सेलुलर रेस्पिरेशन, ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट। तो ये 5 पॉइंट एनसीईआरटी में पहले भी दिए जा चुके हैं। अन्य सम्मिलित चरण है अंतः श्वसन और नेह श्वसन के लिए वायुमंडल और कूपिका के बीच एक विशिष्ट अंतरापर्शक पेशियां, है ना, इंटरकॉस्टल मसल, जो दो प्रकार से थी, एक थी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और दूसरी थी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। जहां पर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भाग लेती है इंस्पायरेशन में, और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल भाग लेती है फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। और डायफ्राम की सहायता से दाब प्रवणता पैदा की जाती है। इन क्रियाओं में सम्मिलित वायु के विभिन्न आयतनों को स्पायरोमीटर, याद कीजिएगा, हमने लोगों ने टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, FRC, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी पढ़ी थी, ये उन्हीं की बात चल रही की सहायता से। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो आयतन और क्षमताओं की बात कर रहे हैं वो किसकी सहायता से मापी जाती है, तो वो स्पायरोमीटर नामक यंत्र की सहायता से मापी जाती है, जिनका चिकित्सीय व नैदानिक महत्व है। कूपिकाओं एवं ऊतकों में CO2 और O2 का विनिमय सरल विसरण के द्वारा होता है। विसरण दर किस पर, O2 और CO2 के आंशिक दाब प्रवणता, पार्शियल प्रेशर, उनकी घुलनशीलता और विसरण सतह की मोटाई पर निर्भर है। ये कारक हमारे शरीर में कूपिका से ऑक्सीजन का विऑक्सीजनित रक्त में तथा रक्त से ऊतकों में विसरण क्या करते हैं, सुगम बनाते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि ऑक्सीजन जो है कूपिकाओं के लेवल पर, कूपिकाओं से कहां आ रही है, रक्त में, और अगर हम ऊतकों के लेवल की बात करें तो वहां रक्त से कहां आ रही है, ऊतकों में आ रही है ना। ये कारक CO2 के अर्थात ऊतकों से कूपिका में विसरण के लिए भी अनुकूल होते हैं। नेक्स्ट चीज, ऑक्सीजन का मुख्य रूप से
ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन होता है। कहा भी था कितना परसेंट, 97%। कूपिकाओं में जहां PO2 कैसा है, अधिक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से युग्मित हो जाती है। ऊतकों में जहां PO2 कैसा है, कम है, लेकिन PCO2 एवं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसी है, अधिक है, तो ये सरलता से क्या हो जाती है, वियोजित हो जाती है। एक तरफ जुड़ रही है, एक तरफ अलग हो रही है, इसलिए वहां पे एक शब्द भी इस्तेमाल किया गया था, रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय। लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की सहायता से बाइकार्बोनेट के रूप में, ये पॉइंट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, हीमोग्लोबिन द्वारा, जैसे हम लोग कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। थोड़ा दिमाग में रखिएगा, एक्चुअली में एक शब्द और आता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और जैसे ही आप ये सुनते हैं बच्चों के दिमाग में पहली बार में यही आता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ही क्या है, CO2 से जुड़ना है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वो CO2 के लिए नहीं है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। CO2 के लिए शब्द क्या है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, कंफ्यूज मत होइएगा। के रूप में वहन की जाती है। ऊतकों में क्या हो रहा है, जहां PO2 कैसा है, उच्च है, और PCO2 कैसा है, उच्च है, और PO2 कैसा है, निम्न है, वहां यह रक्त से युग्मित होता है। जबकि कूपिकाओं में क्या हो रहा है, जहां PCO2 कैसा है, निम्न है, और PO2 कैसा है, उच्च है, यह रक्त से निष्कासित हो जाती है। श्वसन लय मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में स्थित होता है, श्वसन केंद्र द्वारा बनाए रखी जाती है। मस्तिष्क के पॉन्स में याद कीजिए, न्यूमोटैक्सिक सेंटर बताया था, स्थित श्वास अनुचन, जिसे हमने न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी कहा, केंद्र तथा एक रसायन संवेदी कीमोसेंसिटिव एरिया भी बताया था। और उसके लिए संकेत कहां से आए थे, उसके लिए आर्च ऑफ एओर्टा, महाधमनी चाप और कैरोटिड धमनी से आए थे। श्वसन क्रियाविधि को परिवर्तित कर सकते हैं। यहां पर जाकर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आप इसका रिवीजन लगाएं, और कोई डाउट आए तो इन वीडियो को दोबारा देखें। अगले लेक्चर में हम लोग फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।